हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम जो सिटीज हैं उनकी घोषणा हो गई है, तो इसके लेकर अपन ने एक वीडियो बनाया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यदि आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर थर्ड जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा पर ई नोट्स अवेलेबल हैं। और साथ ही आप लोगों के लिए 10 पेपरों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो इसको आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी जो है वो पेपर आपका आरपीएससी के जो पुराने पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपन ने तैयार किया है। तो प्लीज़ आप इस पेपर को देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और यदि आप जून साइकिल वाले और दिसंबर जो नेट एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी जेआरएफ अड्डा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, पीडीएफ हैं, 8,000 प्लस हमारे सिलेक्शन है। और आप लोगों का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है काफ़ी बेहतरीन होने वाला है यहाँ। तो आप यूजीसी नेट दिसंबर और जून की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं दोनों लैंग्वेज में। चलिए तो हमारी 9 बजे वाली क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें अपन लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर। पॉलिटिकल साइंस के कुछ स्टूडेंट का मैंने कमेंट्स भी देखा कि अभी जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी टफ है, और जो परसेंटेज जा रही है, कट ऑफ जा रही है, वो बहुत मतलब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे स्टूडेंट। तो देखिए वो सब अपने अपने समय की बातें हैं, आप लोग तो अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। अभी आपका ये समय नहीं है, आपके पास इतने ही दिन का समय बचा है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से जारी रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। कट ऑफ जो जारी है नहीं जारी है उससे अब आप लोगों को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। लास्ट मोमेंट है, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते जाइए। और देखो प्रयास तो वैसे भी करना है, अगर प्रयास ही छोड़ देंगे तो फिर सफलता कहाँ से मिलेगी। तो दूसरे परिणामों से प्रभावित नहीं होना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक और उसमें गांधी जी की पुस्तक, गांधी जी निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से प्रभावित थे। तो देखिए जो गांधी जी की अगर अपन बात करें तो दो पुस्तकों से सर्वाधिक प्रभावित थे, एक तो अनटू दिस लास्ट और रिपब्लिक पुस्तक जो प्लेटो की, इससे प्रभावित नहीं थे। किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू तो जॉन रस्किन की पुस्तक है, और इसको जो इन्होंने सर्वोदय नाम से गुजराती में भी इसका अनुवाद किया था, ये आप ध्यान रखना। और किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू ये लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है, और इससे भी बहुत अधिक प्रभावित थे। इसके अलावा ईसाई धर्म से भी प्रभावित थे, मुस्लिम धर्म से भी प्रभावित थे, गीता के कर्म सिद्धांत से प्रभावित थे। तो ये जो सर्वोदय पुस्तक लिखी है इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी है, तो इसका अनुवाद किया है अनटू दी लास्ट। ठीक है, जॉन रस्किन की जो पुस्तक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा, अनटू दिस लास्ट और किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। स्टूडेंट्स यदि आपके कोई क्वेश्चंस को लेकर क्वेरीज रहती है या और कोई पैटर्न पे आप थोड़ा सा काम चाहते हैं तो आप लोगों के आप कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग और बेहतर आप लोगों के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का हम जो मैटर है या क्वेश्चन आंसर है आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा सकें। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखित है। इसके अलावा भी देखिए, आप जो असिस्टेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर हुए थे जिनमें केवल 6 ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाए थे, उसके आंसर की अपने चैनल पर अवेलेबल है। 2 वीडियोस के माध्यम से मैंने वो 2 या 3 वीडियो शायद उसमें पेपर उनको सॉल्व करवाया है, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो दलितों के मसीहा थे और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जिसके कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा देखिए, एक तो शूद्र कौन है पुस्तक लिखी गई है। इतिहास का चक्र है, ये राम मनोहर लोहिया की है, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो ये तो आप लोग याद रखें ना, लोहिया, राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने सप्त क्रांति का नारा दिया था। जातिगत जाति भेद का उन्मूलन और बुद्ध और उनका धर्म। ठीक है, तो इसका जो ये सब जातिगत और जाति भेद और उनका उन्मूलन, बुद्ध और उनका धर्म, और शूद्र कौन थे, तो हु वाज शूद्रस, तो ये अंग्रेजी में इसको नाम आ जाता है। तो इतिहास का जो चक्र है वो राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया की ये पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी दर्शन से संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है। तो देखिए जो न्यायशीलता सिद्धांत है, न्यायशीलता सिद्धांत जिसको हम ट्रस्टीशिप भी कहते हैं, ट्रस्टशिप। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति के पास जो अतिरिक्त धन है वो उसने जो कमाया है बिल्कुल उसका है, लेकिन उसका प्रयोग उसे जनता की भलाई के लिए करना चाहिए। तो ये न्यायशीलता का सिद्धांत है, तो ये भी गांधी जी से संबंधित है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप अपने आंसर दे रहे होंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नई तालीम, बिल्कुल ये भी जो है वो गांधी दर्शन से संबंधित है।
हिजरत जो शब्द है वो भी गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी क्या कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का किसी जगह पर मान सम्मान या मूल स्थान पर उसका मान सम्मान नहीं होता तो ऐसी जगह को उसे तुरंत प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। और सर्वोदय यानी कि सभी क्षेत्रों में उदय, तो ये जो चारों तालीम है ये गांधी जी के द्वारा ही दी गई है। न्यायशीता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय ये गांधी दर्शन से ही संबंधित है। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं? तो ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, कौन कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो देखिए इसको हिंदी में जातिगत भेद का उन्मूलन, ठीक है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी किसकी पुस्तक है? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। आप कमेंट के माध्यम से उत्तर देते रहिए। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है, 1936 में इसको लिखा था। थॉट ऑन पाकिस्तान ये भी बिल्कुल अंबेडकर की पुस्तक है और ये 1945 में लिखी गई थी। रानाडे, गांधी एवं जिन्ना, तो ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है, इसको 1943 में। द बुद्ध एंड हिज धम्म 1957 में। तो ये जो चारों पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें हैं। तो आप इसको एग्जाम में याद करके जाना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये जो चारों पुस्तकें हैं ये अंबेडकर से संबंधित हैं। आदिवासियों का वो सॉरी दलितों का इन्हें मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही है? तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा और ब्रह्म सती प्रथा को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान और ब्रह्म समाज की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन है ये पूछा भी जाता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। वे उपनिषदों से प्रभावित थे, बिल्कुल धार्मिक जो थे ये। अपन जब अपने ग्रेजुएशन में जब फर्स्ट ईयर में एक बुक चलती थी भारतीय राजनीतिक विचारक, तो अपन उसमें पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारक, तो वे उपनिषदों से प्रभावित थे। वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद, एक ईश्वर के समर्पक थे, बिल्कुल एक ईश्वर में विश्वास करते थे, ये भी सही है। अब देखिए जो व्यक्ति एक ईश्वर में विश्वास करता है तो वो नास्तिक तो हो ही नहीं सकता, तो ये इसका गलत हो जाएगा। वे ईसाईवाद का द्वारा समर्थित त्रात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। तो बिल्कुल ये राजा राम मोहन राय के जो तीनों कथन है वो सही है। तो ये ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक रहे हैं। तो उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए, बी और डी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपनिषदों से प्रभावित थे, एकेश्वरवाद के समर्पक थे और जो त्रात्मक ईश्वरवाद थे ईसाई धर्म के, उसके आलोचक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो देखिए एक तो क्वेश्चन गांधी जी के लिए पूछता है, ठीक है। आप अपने कमेंट के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। एक तो गांधी जी के लिए पूछता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो गांधी जी के लिए तो ध्यान रखना है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, केवल इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जितने भी गोलमेज सम्मेलन है यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए हैं, ये तीनों ही इंग्लैंड के लंदन में आयोजित हुए हैं। और दूसरे सम्मेलन 1932-31 वाला था, उसमें जो भाग लिया था वो महात्मा गांधी जी ने लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग जो लिया था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिया था। तो 1930-31, 1931 और 1932, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने, तो ये नवंबर से जो जनवरी के बीच में, सितंबर दिसंबर और ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हुए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पर भाग लिया था। तो ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन, कि गांधी जी ने दूसरे में और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आरोही क्रम में पूछा है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखो गांधी एंड गांधीज्म, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, बिल्कुल। और द बुद्ध एंड हिज धम्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले जो पुस्तक लिखी गई है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, शायद ये 1925 के आसपास थी। तो इसमें जो बी है वो बी के हिसाब से देखिए बी, डी, सी और ए, बी, डी, सी, ए, तो इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा बी, डी, सी, ए, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो पुस्तकें हैं ये उनका क्रम पूछा है। तो इस क्रम को आप लोग थोड़ा सा ध्यान भी रखना कि इनकी जो पुस्तकें हैं, जो गांधी एंड गांधी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, और ये 1923 और ये 19
1955, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ठीक है। और बुद्ध एंड बुद्धिज्म 1957, और गांधी एंड गांधीज्म सबसे लास्ट में, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, फिर द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, द बुद्ध एंड हिज धम्म, और गांधी एंड गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अंबेडकर से संबंधित है कि अभिकथन है बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे, बिल्कुल सही है। अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी शक्तियां हैं। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन अगर अपन किसी भी कथन कारण वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या तो उसको क्योंकि लगाओ या फिर क्या लगाओ इसलिए, ठीक है। तो वर्तमान में संघीय ढांचे के आलोचक थे क्योंकि अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्ति है और न ही कार्यकारी शक्तियां हैं। और जबकि अपन देखो अगर इसको सीधा भी देखें ना तो संघीय ढांचा करता है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, और दूसरे जो कमेंट है इसमें किया गया है स्थानीय स्वशासन की बात। तो दोनों कथन सत्य तो हैं बिल्कुल। ये अंबेडकर ये भी कहते हैं कि संघीय ढांचे के आलोचक थे, और साथ ही ये भी कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन के पास न तो शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी शक्तियां। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर ए और आर सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या सही है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या है, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंबेडकर के अनुसार स्थानीय शासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी शक्तियां हैं। तो इसलिए ये क्या रहे हैं संघीय ढांचे, इसको उल्टा करके पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये क्या रहे हैं संघीय ढांचे के आलोचक रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो ये संघीय ढांचे के किस कारण से आलोचक रहे हैं, क्योंकि इनके पास न तो विधायी शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी शक्तियां। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या है। नेक्स्ट अपन बात करें जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जिन्होंने राजनीति से त्याग कर दिया था, लेकिन जब बिहार में जो छात्र आंदोलन हुए उसके बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति में वापस भागीदारी की। इन छात्रों से कहा था कि भाई आंदोलन बिहार तक नहीं पूरे भारत में फैलना चाहिए, आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए। इसके साथ ही जब 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया था, तो ये इंदिरा गांधी के धुर विरोधी बन गए थे और इन्होंने इसका विरोध किया था। और जो 25 जून को इनका संसद मार्च होना था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो इसके बाद इंदिरा गांधी ने यहाँ पर आपातकाल लगा दिया था। तो ये इंदिरा गांधी के विरोधी रहे और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है, इनके द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है। तो चलिए इनके कुछ कथनों की अपन चर्चा कर लेते हैं। इसे प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर उनकी टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। प्रिजन डायरी एक कैदी की डायरी में उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर उनकी टिप्पणी को ढूंढा जा सकता है। इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय राजव्यवस्था में भी ढूंढा जा सकता है संपूर्ण क्रांति को। और लोकतंत्र के आधार रूप में नैतिक समाज की तलाश में उनकी संपूर्ण क्रांति के निदेशक शक्ति थी, बिल्कुल ये भी सही है कि आधार रूप में नैतिक समाज की तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निदेशक शक्ति थी। और उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा राजनीतिक केंद्रीकरण, देखिए ये गलत हो गया, देखिए कितना मतलब शानदार तरीके से। और आर्थिक विकेंद्रीकरण तो सही है, लेकिन केवल क्या हो गया अगर यहाँ पर विकेंद्रीकरण होता कि उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा राजनीतिक विकेंद्रीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण के प्रति उनके समर्थन पर आधारित थी तो ये कथन सही हो जाता। तो एकमात्र इनका ये कथन गलत है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यहाँ पर सही है। तो एक आंसर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा राजनीतिक विकेंद्रीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण के प्रति उनकी समर्पण थी। नेक्स्ट अरविंदो की बात करते हैं। तो अरविंदो के बारे में है कि राष्ट्रवाद, इनका जो राष्ट्रवाद था वो अलग ही राष्ट्रवाद था, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जन धारणा से भिन्न है, बिल्कुल ये इन्होंने सही कहा है कि इनका जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था जो पश्चिमी राष्ट्रों का राष्ट्रवाद है उससे बिल्कुल अलग है, अवयवी राष्ट्र के रूप में है, बिल्कुल धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में इनका राष्ट्रवाद है और भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं था, क्योंकि जो पाश्चात्य राष्ट्रवाद है वो भौगोलिक इकाई के रूप में है और इनका जो राष्ट्रवाद है वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। तो इसका जो कथन हो जाएगा ए, बी और सी सही हो जाएगा, ठीक है। भौगोलिक इकाई के रूप में इनका राष्ट्रवाद नहीं है। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो राम मनोहर लोहिया जिन्होंने सप्त क्रांति का नारा दिया था, जीवन के 7 क्षेत्रों में इन्होंने क्रांति की बात की थी और इनका जो सिद्धांत था वो 4 लेवल पर डिसाइड करता था। वो जो गांव,
मंडल, जिला और राज्य। ठीक है, तो इनका जो चौखंबा सिद्धांत इसको अपन कहते हैं। तो ये दो बातें इनके लिए विशेष ध्यान रखना कि चौखंबा सिद्धांत राम मनोहर लोहिया और सप्त क्रांति का नारा किसने, राम मनोहर लोहिया ने। तो इनका जो समाजवाद था वो कैसा, विकेंद्रीकृत समाजवाद था। और समाजवाद को तो देखो हर किसी देश में अपने तरीके से अपनाया गया है। तो ऐसा टॉप है जिसे हर कोई पहन लेता है और जिसके कारण उसकी आकृति बिगड़ गई है। तो आज के वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर और बेहतर ढंग से काम हो सके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।